वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 8 आपके लिए लेकर आए हैं लेसन 2, जिसका नाम है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों, सूक्ष्मजीव ये हमारे मित्र भी हैं और ये हमारे शत्रु भी हैं। तो कैसे ये हमारे मित्र हैं और कैसे हमारे शत्रु हैं, इनको हम आगे जानेंगे। पहले तो ये समझते हैं सूक्ष्मजीव होता क्या है। सूक्ष्मजीव बेटा वो होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से या अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। बिना किसी यंत्र की सहायता से हम केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं सूक्ष्मजीव। बच्चों, आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है, इस पर सफ़ेद काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये धब्बे क्या हैं, ये संरचनाएं क्या हैं? ये संरचनाएं ही सूक्ष्म जीव हैं। कभी आप क्रियाकलाप करके देखिए, ये एक्टिविटी करके देखिए। आपके लिए है, बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर आइए और उसमें पानी डाल दीजिए। मिट्टी कण नीचे बैठ जाए, उसके बाद जल की एक बूंद स्लाइड पर रखो और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखो और फिर ऑब्जर्व करो, देखो क्या दिखाई देता है। दूसरी एक्टिविटी ये है कि एक तालाब या पोखर से जल की कुछ ड्रॉप्स लेकर आइए और उसको कांच की स्लाइड पर फैलाकर माइक्रोस्कोप से देखिए। तो बच्चों, क्या आपको सूक्ष्म गति करते हुए कुछ दिखाई देगा? जब आप ये सब ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मिट्टी एवं पानी में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से देख ही नहीं सकते हैं। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को अगर हम आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं तब हमें वो दिखाई पड़ेगा, लेकिन बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है। तो बच्चों, सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भाग में? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 4 भागों में सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है। देखो, विषाणु जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, लेकिन ये और जितने सूक्ष्म जीव हैं इनसे सबसे अलग होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे और अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जैसे सामान्य रोग है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये सर्दी जुकाम खांसी किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। कुछ बीमारी है जैसे पोलियो है, खसरा है, ये भी विषाणु से होता है यानी कि वायरस से होता है। अतिसार, मलेरिया, ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड है, टीवी है जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ये किससे होता है? जीवाणु से होता है। तो बच्चों, ये अगर हमारे सूक्ष्मजीव मित्र हैं तो साथ ही साथ शत्रु भी हैं। ठीक, अगर हम मित्र हैं तो वो मित्र के तरीके से कैसे व्यवहार करते हैं, और अगर शत्रु हैं तो शत्रु के तरीके से कैसे व्यवहार करते हैं, ये आगे अभी हम आपको बताएंगे। पहले तो ये देखिए, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्मजीव तो एक कोशिक होते हैं, यानी कि एक कोशिका होती है उनमें, जैसे कि जीवाणु। कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ जैसे कि बहुकोशिक जीवाणु, ये बहुकोशिक होते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय होते हैं जैसे कि जीवाणु, और कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ ये बहुकोशिक होते हैं जैसे शैवाल और कवक। बर्फीली शीत से उष्ण स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। बच्चों, बैक्टीरिया जो है यानी कि जीवाणु ऐसी सूक्ष्म जीव है कि ये -190 डिग्री सेल्सियस पर भी जीवित रह सकती है और 78 डिग्री सेल्सियस पर भी जीवित रह सकती है। यानी कि जितनी बहुत ज़्यादा ठंडक होगी तब भी ये जीवित रह सकती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो भी ये जीवित रह सकती है। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे जबकि कुछ अन्य होते हैं जो फ्री अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे सूक्ष्मजीव अमीबा और अमीबा क्या है? फ्री स्टेज में होता है। ठीक, अच्छा, सूक्ष्मजीव और हमारा क्या संबंध है, हमारे लिए कैसे लाभदायक हैं, चलिए ये देखते हैं। सूक्ष्मजीव जो है वो विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि दही, ब्रेड, केक बनाने में। अगर दही घर में खानी है तो वो उनका प्रयोग सूक्ष्मजीव जीवाणु ही तो करता है। जीवाणु दूध से दही को बनाने में हेल्प करता है। ठीक, ब्रेड है, केक है, ये सब किससे बनेगा? ये सब सूक्ष्मजीव ही तो हेल्प करते हैं। अब पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कार्बनिक अवशिष्ट है, सब्जी के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा, इन सब का अपघटन कौन करता है? जीवाणु करता है। तथा हानिकारक
हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उसको हानि रहित पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। बच्चों याद करो कि कुछ जीवाणुओं का उपयोग हम मेडिकल में और मतलब औषधि उत्पादन में और कृषि में मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने में किया जाता है, जैसे जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पता है ना आपको क्या होता है? जैसे जो दलहन वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ें होती हैं, जड़ की गांठों में जीवाणु रहते हैं, राइजोबैक्टर नामक जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक। अच्छा, दही और ब्रेड के बनाने में भी सूक्ष्मजीवों का बहुत बड़ा रोल होता है। और अल्कोहल की गंध आपको समझ में आती होगी, है ना? तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वो किसके थ्रू होती है? फर्मेंटेशन के थ्रू होती है, किण्वन के थ्रू होती है, यानी कि इसमें कवक का प्रयोग हो रहा है। तो सूक्ष्म जीवों का जो है वो कहीं ना कहीं औषधीय उपयोग भी होता है और सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग भी होता है। वाणिज्यिक उपयोग मतलब कि कॉमर्शियल उपयोग, यानी कि जब इसको हम मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें उसका कुछ प्रोडक्ट होता है वो मिलता है। जैसे इस समय अल्कोहल, शराब या एसिटिक एसिड के उत्पादन में सबसे ज़्यादा रोल है किसका? सूक्ष्म जीव का। बच्चों जौ, गेहूँ, चावल, फल के रस, इन सब में प्राकृतिक इसके जो उपस्थित प्राकृतिक शर्करा होती है उसमें ईस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक। यह गंध कैसी होती है? अल्कोहल की होती है, जो चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना होता है। और चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन ये किसके द्वारा होता है? फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग के बारे में। तो ये औषधियाँ बनती हैं, जैसे हम कभी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर आपको किस चीज़ की इंजेक्शन लगाते हैं? पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, या कोई अन्य एंटीबायोटिक की गोली दे देते हैं या कैप्सूल दे देते हैं। तो इन औषधियों का जो स्रोत है वो क्या है? यही सूक्ष्म जीव हैं। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को ये नष्ट कर देती हैं और उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार औषधि को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। जब कुछ जीवाणु हैं, जैसे कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन हो जाता है, बढ़ जाती है और उर्वरकता भी बढ़ जाती है। ठीक। और क्या करते हैं? पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। जैसे आपने अपने स्कूल में माली को देखा होगा कि माली जो है सारा जितने भी बगीचे से या पत्तियां होती हैं, जो फल सब्जी होता है, उसका कचरा इकट्ठा करके उसको एक जगह बनाए हुए गड्ढे में डाल देते हैं। कुछ समय बाद इसका विघटन होता है और ये खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार ये पर्यावरण को भी शुद्ध कर रहे हैं, है ना, और उसका हमें खाद भी मिल जा रहा है। चलिए और देखते हैं। अच्छा, ये हानिकारक क्यों होते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव बहुत हानिकारक होते हैं जो हमारे मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। जो रोग उत्पन्न करते हैं उन सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को भी क्या करते हैं? संदूषित कर देते हैं, यानी कि खराब कर देते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो हैं वो श्वास द्वारा, यानी कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं या पानी पीते हैं या भोजन करते हैं तो उनके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और सीधे या फिर क्या होता है, कोई संक्रमित व्यक्ति है, यानी किसी को पहले से सर्दी जुकाम हुआ है, उसके संपर्क में हम आते हैं तो रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या फिर कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उनको हम कौन सा रोग कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार रोगों के कुछ एग्जाम्पल हैं हैजा और सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित होकर कोई व्यक्ति छींकता है, ऐसा क्यों होता है पता है ना? जब कोई व्यक्ति, किसी को सर्दी जुकाम है और वो छींकता है तो छींक के साथ ढेर सारे सूक्ष्म बूंद, उस सूक्ष्म बूंदों के साथ में हजारों रोगकारक वायरस वायु में आ जाते हैं और यही वायरस हमारे श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक। और जब प्रवेश कर जाएंगे तब क्या होगा? तो ये हमें भी संक्रमित कर देंगे। कुछ कीट और जंतु ऐसे होते हैं जो रोगवाहक का काम करते हैं, जैसे
मक्खी कहाँ बैठती है? कूड़े पर बैठेगी, जंतु अवशिष्ट पर बैठेगी, इन सब पर बैठकर बिना बिना ढके हुए भोजन पर बैठ जाएगी। उसके बाद रोगाणुओं का स्थानांतरण हो जाएगा। जो भी व्यक्ति ऐसे संदूषित भोजन करेगा उससे बीमार पड़ने को कोई नहीं रोक सकता, वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए सलाह दी जाती है बच्चों की भोजन को सदा ही ढक कर रखना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। और दूसरा, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर भी वाहक का काम करती है। तो मच्छर किसका वाहक का काम करती है? प्लाज्मोडियम का वाहक होती है। मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक होती हैं। इसलिए हमें मलेरिया अथवा डेंगू के नियंत्रण के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, कभी भी पानी को रुकने नहीं देना चाहिए कहीं पर। कूलर, टायर या फूलदान, इन सब में भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखें, शुष्क रखें और मच्छरों को पैदा होने से बचा के रखें। ऐसे उपायों को आप एक लिस्ट बनाइए और जिससे हमें इन रोगाणुओं से छुटकारा मिल सके। अच्छा बच्चों, ये तो थे जंतुओं और मनुष्यों में होने वाले रोग, और पौधों में होने वाले रोगों के बारे में हम बात करेंगे कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्लास।